इसी हवाले से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी मैं डिस्कस करूंगी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी चेयरमैन NCOC असद उमर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, कुछ चीदा फैसले तो सामने आए, लेकिन जो 10% से ज़्यादा शरह वाले अजला इलाके, उनकी ज़रा डिटेल हमारे साथ शेयर कर लें, जिनको देख के अभी आप लोगों ने फैसले करने हैं, जहाँ पे मुकम्मल स्कूल बंद होंगे, मुकम्मल इंडोर डाइनिंग बंद होगी, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ जहाँ लगनी है। कौन से शहर ऐसे हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन ज़्यादा तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं और ज़्यादा बढ़ रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो जैसे आपने अपने इब्तदाइये के अंदर कहा कि इस वक्त गढ़ जो है वो तो कराची है और तकरीबन 40% जो है वो मस्बत शरह है इस वक्त कराची के अंदर, जो किसी भी पाकिस्तान के शहर में किसी भी पहली जो जितनी भी वेव्स लहर गुजरी हैं उसमें हमने नहीं देखा। और यही बताया जा रहा था पहले से भी ओमिक्रॉन के बारे में कि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है बनिस्बत दूसरे वायरस के। तो सबसे पहले डिटेक्शन भी कराची में हुई और उसके बाद जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैला। उसके अलावा अब जो है वो लाहौर के अंदर ज़्यादा हो चुका है, हैदराबाद काफ़ी आगे पहुंच गया है और 3-4 बड़े शहर हैं। लेकिन हमने ये जो फैसले किए हैं वो 3 दिन की औसत की बुनियाद पे है। तो क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है तो इस वक्त तो सिर्फ 5-6 शहर उससे असरअंदाज होंगे, लेकिन ये मुमकिन है कि आगे जो है वो ज़्यादा फिर इजाफा हो इन शहरों के अंदर जिनके अंदर ये ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। और पाबंदियों के ऊपर भी मैं बोल दूं कि जो कोशिश हमारी है लोगों का रोज़गार मुतासर ना हो, चलता रहे। आपने कहा था कौन से शहर हैं जहां स्कूल मुकम्मल बंद होंगे? मुकम्मल स्कूल कहीं भी नहीं बंद हो रहे। अच्छा। जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे जो हैं उनके लिए तो पहले से भी हमने ये कहा हुआ था और बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन हुई भी है। और वो कल जब हम डेटा देख रहे थे हमने बड़े पैमाने के ऊपर टेस्टिंग कराई इन बच्चों की, तो हमें वाज़े तौर पे नज़र आया कि वो शहर जहाँ पे स्कूलों के अंदर वैक्सीनेशन ज़्यादा हुई भी है वहाँ पे मस्बत शरह जो है वो कम थी, और जिन शहरों के अंदर कम ये हुआ है वैक्सीनेशन वहाँ पे मस्बत शरह ज़्यादा नज़र आ रही थी। तो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसला किया गया है कि कम से कम 31 जनवरी तक 1 डोज ज़रूर लगवा चुके हों बच्चे। उसके अलावा जो है जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे 12 से 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो स्टैगर किया गया, यानी हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाएंगे। बंद किसी को भी नहीं किया जा रहा सिवाय उन स्कूलों के जहां पे कोई बहुत ज़्यादा केसेस नज़र आएंगे। जिस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं, किसी इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा केस हो जाएं तो उस इलाके को लॉकडाउन किया जाता है, इसी तरीके से अगर कोई स्कूल जो है वहाँ पे ज़्यादा तादाद में केसेस नज़र आएंगे तो फिर उस स्कूल को जो है 1 हफ्ते 8 दिन के लिए बंद किया जाएगा। मतलब कि अभी 5 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो ऑल्टरनेट डेज पर स्कूल जाएंगे, मतलब कि 3 दिन जाएंगे और 3 दिन ऑनलाइन क्लासेस होंगी, राइट? जी, और क्योंकि इसकी वजह ये करना हमें इसलिए पड़ा कि उनकी वैक्सीनेशन नहीं हो सकती अभी। और ये 31 जनवरी तक ये सारे फैसले और बाद रीडू करेंगे, दोबारा देखेंगे कि रेशो क्या है, उसके बाद जो आपने ऑल्टरनेट स्कूलों का भी फैसला है उस पर नजरसानी होगी। जी, हम 27-28 तारीख को जो है वो दोबारा हम इसको देखेंगे और फिर फैसला किया जाएगा कि इसके अंदर ज़्यादा इजाफा करना है या कुछ। साउथ अफ्रीका में ऐसा देखा गया था कि लहर बहुत तेज़ी से ये बढ़ी तो थी, लेकिन उसके बाद वो कुछ अर्से रहने के बाद तेज़ी से उसके अंदर कमी भी आनी शुरू हो गई थी। तो इसलिए अभी जो फैसला है वो सिर्फ 31 जनवरी तक का है। और रेस्टोरेंट्स की जो इंडोर डाइनिंग है ये मुकम्मल बंद है? नहीं जी, इंडोर डाइनिंग जो है उसके अंदर सिर्फ वैक्सीनेटेड और 50% उसकी अटेंडेंस जो है वो करके जो भी कैपेसिटी है उसका 50% रखा जाए और सिर्फ उनको इजाज़त हो इंडोर डाइनिंग के लिए जो वैक्सीनेटेड है। सही। अच्छा, जो मार्केट्स हैं उनको आप लोगों ने बिल्कुल खुला रखने की इजाज़त दी है? लाहौर की जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, शालम मार्केट है, इचरा है और ब्रांथ रोड है, बिल्कुल तंग मार्केट है जहाँ एक बंदा एक वक्त में बड़ी मुश्किल से गुजरता है, ऐसी मार्केट्स में गलियाँ हैं तो इतना रश होता है वहाँ पे, तो वो बिल्कुल एज इट इज़ अपने टाइम के मुताबिक 7 दिन 6 दिन ऐसे ही काम करते रहेंगे, वहाँ के लिए कोई वो नहीं है? वहाँ तो मैं अक्सर देखा है कि SOPs भी उस तरीके से वहाँ पर फॉलो नहीं होते। असद साहब जी, देखें, ये एक जजमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ती है और हमने सारा जब से शुरू हुआ है तो आपने यही देखा होगा कि हमने एक तवाज़ुन रख के फ़ैसले करने की कोशिश की है और लोगों के सेहत पे भी कम से कम ख़तरा हो
और उसके साथ साथ लोगों का रोज़गार भी चलता रहे, उसको दोनों चीज़ों को सामने रख के हम फैसले करते रहे हैं। ओमिक्रॉन की अभी तक जो हमारे पास जो दुनिया से शवाहिद आए हैं उसमें यही लगता है कि हॉस्पिटलाइजेशन पे उतना ज़्यादा दबाव नहीं आता जितना कि पहली लहरों में आता था। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ये ज़्यादातर एविडेंस उन ममालिक का है जहाँ वैक्सीनेशन बहुत बड़ी तादाद में हुई है। आप आजकल अपने जानने वालों के अंदर भी देखें तो वो लोग जिनकी वैक्सीनेशन हुई थी और उसके बाद उनको कोरोना हुआ है तो बड़े ही उनके माइल्ड सिम्टम्स हैं, यानी उनको जो सेहत है उसके ऊपर मनफी असर जो है वो एक कम सतह के ऊपर है। लेकिन वो लोग हमारे अपने ही जानने वालों में जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई थी या सिर्फ एक डोज लगाई थी, दूसरी डोज नहीं लगाई थी, उनके ऊपर असर ज़्यादा हो रहा है। तो क्योंकि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन उस सतह के ऊपर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में हुई है, तकरीबन 8 करोड़ इस वक्त पाकिस्तानी होने वाले हैं जो मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन फिर भी उस सतह पे नहीं है जो अमेरिका और बरतानिया में है। तो इसलिए हमें यह भी ज़रा सा खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हस्पताल के निज़ाम पे उससे ज़्यादा असर नज़र आए। और अगर हमें ऐसा होता हुआ नज़र आएगा तो जैसे मैंने कहा, हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर इसको देखते हैं, मिलते हैं, आपस में तजिया करते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ी फैसला करने की, मज़ीद बंदिशों की, वो भी किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त हमारा इरादा नहीं है कि कोई ऐसी एक्टिविटीज को रोका जाए जिनसे लोगों के रोजगार पे। कितने डेथ्स हो चुकी हैं? देखें, वो डेथ रेशो आप कंपेयर नहीं कर सकेंगी दूसरे केसेस से। इस वक्त तो आपको बहुत कम नजर आएगी और उसकी वजह यह है कि ये पूरा एक साइकिल होता है। पहले कुछ लोगों को कोविड होगा या कोरोना लगेगा, उसके बाद उनमें से कुछ लोगों की तादाद जो है अस्पताल में पहुंचेगी, फिर उनमें से कुछ जो है वो क्रिटिकल केयर के ऊपर जाते हैं या ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत पड़ती है, और फिर खुदा न खास्ता उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो ये पूरा साइकिल जो है ये कोई 4 से 6 हफ्ते का साइकिल है। क्योंकि ये वेव अभी शुरू हुई है, पिछले 2 हफ्ते के अंदर शुरू हुई है, तो अभी तो बात बहुत कम नज़र आ रही है। जैसे आपने कहा कि 5400 केसेस थे कल और सिर्फ 8 लोगों की बात हुई। खैर, सिर्फ तो नहीं कहना चाहिए, एक शख्स की भी हलाकत जो है वो अफसोसनाक है, लेकिन ये शरह आपको बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन इससे मिसलीड ना हो, क्योंकि होगा ये कि आपको अगले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अस्पताल के अंदर जो मरीज हैं उनकी भी तादाद बढ़ती भी नजर आएगी, और बदकिस्मती से आपको जो लोग जिनकी हलाकत हो रही है उनकी भी तादाद बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही असद उमर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले भी जो 4 लहरें आई, अब नुकसान भी हुआ, लेकिन इस बात पे बिल्कुल आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो आप लोगों के स्ट्रैटेजीज थी, जो आप लोगों की पॉलिसीज़ थी, उसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत ओवरकम किया। आपकी इन स्ट्रैटेजीज़ की वजह से पाकिस्तान में वो हाल नहीं हुआ जो पूरी दुनिया में हम लोगों ने देखा। और अब भी हम उम्मीद करते हैं कि इस लहर से भी आप लोग अपने इन दानिशमंदाना फैसलों की वजह से इसको ओवरकम करने में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। असद उमर साहब, सबसे पहले तो कराची का जो नया बल्दियाती, सिंध का जो नया बल्दियाती निज़ाम है, जमात इस्लामी अभी भी धरना दिए बैठी है वहाँ पर। आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध हुकूमत से बात करें, वो कहते हैं पहले से ज़्यादा बाइख्तियार है, पहले से ज़्यादा हम लोगों ने इख्तियारात दिए हैं बल्दियाती नुमाइंदों को। आप लोगों की रिजर्वेशन असल में है क्या? देखिए, पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है, हमारा जो आइन है, बड़ा वाज़ेह है कि 3 मुख्तलिफ सतह के ऊपर हुकूमतें बनाई जाएंगी, तश्कील की जाएंगी, और इख्तियारात और वसाइल जो हैं वो इन तीनों सतह के ऊपर एक निज़ाम के तहत तकसीम किए जाएंगे। वफाक है, सूबा है और मुकामी हुकूमत का निज़ाम है। 18वीं तरमीम के बाद और 7th NFC अवार्ड के बाद वफाक से बहुत ज़्यादा इख्तियारात और बेतहाशा वसाइल जो हैं वो तो सूबों के पास आ गए। लेकिन सूबों ने आगे जो कानून साजी की उसमें मुकामी हुकूमतों को उन्होंने जो है वो हक नहीं दिया जो आइन कहता है। आइन बड़े वाज़ेह तरीके से कहता है कि एक मुकामी हुकूमत का निज़ाम होगा जिसको सूबाई हुकूमतें जिसका कानून तश्कील देंगी, और वो कानून ऐसा होगा जिसमें मुकामी हुकूमत जो है वो इंतज़ामी, सियासी और माली तौर पर ख़ुद मुख्तार होगी। अब हमें इसमें से कोई भी चीज़ पूरी होती हुई नहीं नज़र आती सिंध हुकूमत के निज़ाम के अंदर। पंजाब में भी जो नया कानून आ रहा है उसके अंदर आप देखेंगे कि बेतहाशा इख्तियारात जो हैं वो मुकामी हुकूमत को दिए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो इलेक्शन शुरू हो चुके हैं और एक बाइख्तियार निज़ाम वहाँ पर लाया जा रहा है। इस्लामाबाद के लिए हमने एक
इंतहाई बाइख्तियार मुकामी हुकूमत का निज़ाम लेने का कानून काबीना से पास कर दिया है, असम्बली के अंदर है। लेकिन सिंध के अंदर जो पहले जो थे और वो भी नामुकम्मल था, और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM दोनों जो हैं उनकी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, जिनकी हियरिंग्स भी हो चुकी हैं कि ये तो 140 से जो आइन का है उससे मुतसादिम है सिंध का मुकामी हुकूमत का निज़ाम। आज जमात इस्लामी धरना दिए बैठी है। एक दौर हमने जनरल मुशर्रफ का भी देखा है जब बल्दियाती निज़ाम बहुत ज़्यादा बाइख्तियार था, जो इख्तियारात थे वो निचली सतह के नुमाइंदों तक थे। जो मुस्तफ़ा कमाल थे जब वो कराची के मेयर थे, बहुत ज़्यादा काम भी हुए कराची में, आज भी लोग उनके कामों को याद करते हैं। तो क्या वजह होती है कि एक डिक्टेटर निचली सतह तक इख्तियार मुंतकिल करता है और जमहूरी हुकूमतें वो करने की सक्कत नहीं होती है या इख्तियारात देना नहीं चाहती हैं? आज वही जमातें एहतजाज कर रही हैं। बिल्कुल सही है जी, वो इख्तियारात देना नहीं चाहती वाला ज़ुमरे में आता है, और मैं आपको अपनी ज़ाती राय उसमें बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप तो बहुत छोटी हैं, जब हम जवानी में कॉलेज वगैरह में होते थे तो हम देखते थे कि सियासी नारे लिखे होते थे दीवारों के ऊपर, और उसमें लिखा होता था चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। तो असल बात ये नहीं है कि चेहरा कौन है, निज़ाम बदलने की ज़रूरत है, बाख्तियार मुकामी हुकूमतें चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत के वहाँ पर आए। क्योंकि हमारी सियासी पार्टियां जो हैं वो ज़्यादातर ऐसी हैं कि ख़ानदान की इजारादारी है, ख़ानदान जो है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरी पार्टी को कंट्रोल करता है। तो वो चाहते हैं कि तमाम ताकत जो है वो मरकूज रहे ख़ानदान के हाथ के अंदर, इसलिए वो उनको बिल्कुल मरकजियत की बुनियाद के ऊपर एक निज़ाम चाहिए। क्योंकि इमरान खान का कोई ख़ानदानी कंट्रोल नहीं है पार्टी के ऊपर, ना वो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी कोई ज़ाती इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए या जायदादें बनाने के लिए। तो उन्होंने तो खैबर पख्तूनख्वा में कर दिया, इस्लामाबाद में कर दिया, पंजाब में कर दिया। वो तो उन्होंने करके दिखाया है कि जो वो बात करते थे उसी तरीके से उन्होंने अवाम को मुकामी सतह के ऊपर बाइख्तियार करने का कानून बना दिया। और ये भी मैं बता दूं, तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए और इतने नहीं देने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि वो यकीन रखते हैं कि जब तक अवाम बाइख्तियार नहीं होंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने तो कानून बना दिया। लेकिन ये बाकी जमहूरी पार्टियां, इसलिए बिल्कुल आप सही करिए, कितनी शर्मनाक बात है कि डिक्टेटर के वक्त में तो फिर भी निस्बतन बेहतर कवानीन बने हैं, ज़ियाउल हक के वक्त में बनी थी, फिर मुशर्रफ साहब के वक्त में बनी। लेकिन ये जो सो कॉल्ड जमहूरी पार्टियां हैं, ये जब इनकी हुकूमतें आती हैं सूबों के अंदर तो वो बिल्कुल इनकार कर देते हैं किसी किस्म का भी इख्तियार अवाम तक पहुंचाने में। KPK का अगर सिस्टम इतना बाइख्तियार है, क्या वजह बनी वहाँ पर शिकस्त की? अगर नुमाइंदे इतने बाइख्तियार थे, क्या फिर उन्होंने डिलीवर नहीं किया इख्तियारात के बावजूद, वसाइल के बावजूद? फिर एक हमें पैनिक नज़र आया उस शिकस्त के बाद, जब सारा तहलील करना पड़ा सारा निज़ाम। अब आप भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, इसकी भी मुबारकबाद आपको। क्या वजह थी कि जो पार्टी का एक तंजीमी निज़ाम था, जितने बड़े लीडर्स थे, क्या ये हुकूमती अहदों में इतने मसरूफ़ हो गए, हुकूमती मामलात में इतने मसरूफ़ हो गए कि जो एक बेसिक तंजीमी ढांचा होता है किसी पार्टी का, पार्टी को चलाने का, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया आप लोगों ने? अच्छा, इस चीज़ का मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं अपनी तज्जिया भी पेश करूँगा कि क्या फ़र्क हुआ। लेकिन उससे पहले कि खैबर पख्तूनख्वा का क्या निज़ाम वाकई में बाइख्तियार मुकामी हुकूमत का निज़ाम है या नहीं, तो 2018 की इलेक्शन से पहले उस वक़्त तहरीक इंसाफ और MQM का इत्तेहाद नहीं था। MQM के उस वक़्त कराची के मेयर वसीम अख्तर जो है, उन्होंने पब्लिकली ये मुतालबा किया कि मुझे उतना ही इख्तियार दिला दें जितना खैबर पख्तूनख्वा के जो मेयर हैं मुख्तलिफ शहरों के, उनके पास है। तो ये तो हमारे जो सियासी जो मुखालिफिन है उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि वाकई में खैबर पख्तूनख्वा का निज़ाम जो है वो मुख्तलिफ था, ज़्यादा बाइख्तियार था। अब आप ज़रा सा इसका तजिया करें कि ये क्या वजह है कि हुकूमत के होते हुए जो है वो मिक्स रिजल्ट क्यों आए। ये पहली बात तो सबको याद दहानी बार बार करानी पड़ती है कि अभी भी जो है सबसे ज़्यादा वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा है, और जो 3 दफ़ा मुख्तलिफ पार्टियाँ हुकूमतें बना चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में, यानी मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी, इन तीनों ने मिलकर जितनी तहसीलें नहीं जीतनी हैं उससे 2 गुना तहसीलें सिर्फ अकेले तहरीक इंसाफ ने जीती है। लेकिन हम इससे भी मुतमईन नहीं है, हमारे ख्याल में इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लेकिन ये मुमकिन कैसे हो रहा है? ये 2 वजह से मुमकिन हो रहा है शाजिया, कि ये रिजल्ट आप देख रहे हैं सिटिंग गवर्नमेंट प्रोविंस में भी, ऊपर फेडरल गवर्नमेंट में भी। एक तो क्योंकि बाइख्तियार निज़ाम है, पुराने निज़ाम के अंदर जो
सिंध में जैसा निज़ाम है या जैसे पहले पंजाब में निज़ाम होता था, सारा इख्तियार तो सूबाई हुकूमत के पास होता था। तो जब वोटर वोट डालने के लिए जाता था, वो कहता था कि अगर मैंने किसी ऑपोजिशन की पार्टी को कामयाब कर दिया तो सारी ताकत तो ऊपर किसी और पार्टी के पास है, तो मेरा काम कैसे होगा। अब उसको पता है कि इन मुकामी हुकूमत के मेयर जो हैं, जो दूसरे लोग वहां पे आ रहे हैं, उहदेदारान आ रहे हैं, या बाख्तियार लोग हैं, इनके पास वसाइल भी हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर सूबे में हुकूमत किसकी है कि किसकी नहीं है। दूसरा, इमरान खान जो है वो न्यूट्रल एम्पायर से खेलने के आदी हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि ऐसा निज़ाम हो जिसके अंदर हुकूमत अपनी ताकत और असर रसूख को इस्तेमाल करके इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज ना हो। तो वो जो लैक ऑफ इंटरफेरेंस है वो भी नज़र आती है, लेकिन इसमें ज़रूर एक पहलू अपनी कारकर्दगी का भी है। और हमारे ख्याल में जो टिकट एलोकेशंस हुई वो शायद इतनी अच्छी नहीं थी, वर्कर ने उसको नहीं एक्सेप्ट किया। तहरीक इंसाफ का नज़रियाती वर्कर भी है, नज़रियाती वोटर भी है, उसको जब कोई चीज़ सामने नज़र आती है, कोई कैंडिडेट नज़र आता है जो नज़रिए पे पूरा उतरता हुआ नज़र नहीं आता, तो वो फिर उसके लिए बाहर नहीं निकलते। टिकट्स की एलोकेशन क्या जब ये की जा रही थी, टिकट्स दिए जा रहे थे, उसके अंदर डेफिनेटली बेहतरी हो सकती थी। के नॉलेज में नहीं था, इमरान खान साहब को कुछ नहीं पता था इस हवाले से? नहीं, ये इनफैक्ट ये एक जो फैसला हुआ है वो भी अगले फेज का यही हुआ है कि बिल्कुल टिकट जो है, जाहिर है ज़्यादातर टिकट्स जो है हज़ारों की तादाद में टिकट दिए जाते हैं, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मरकज़ी सतह के ऊपर वो फैसले की जा सके। लेकिन जो बड़े टिकट है, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में तहसील का टिकट है, और या पंजाब में भी जो इलेक्शन होने वाला है उसमें ज़िले का टिकट होगा, तो उसके अंदर जो है मरकज़ी क़यादत और पार्टी के चेयरमैन इमरान खान खुद ज़ाती तौर पर भी इन्वॉल्व होंगे, ताकि अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो मुकामी धड़ेबंदी की वजह से या लाइक्स डिसलाइक्स की वजह से अगर कोई फैसले के अंदर कमज़ोरी नज़र आ रही है, तो उसके ऊपर जो है एक मरकज़ी लीडरशिप की सतह के ऊपर नज़र रखी जा सके। आप समझते हैं टफ टाइम देगी नून लीग आप लोगों को? इंतखाबात होने जा रहे हैं, देखिए हमारे ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसके अंदर दो मुख्तलिफ रीजन हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ ज़्यादातर ये होगा। एक तो मलाकंड है और दूसरा हज़ारा रीजन है, और 4 अजला हैं, ज़म अजला जो थे पुराने हमारे नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान, कुर्रम और औरकज़ई, जहाँ पे इलेक्शन होना है। ये जो ज़म अजला हैं, यहाँ पे जो पार्टीज़ जिनका असर रसूख ज़्यादा है वो तहरीक इंसाफ और JUI हैं। मलाकंड के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टी पॉपुलर जो है वो क्लियरली नंबर 1 पार्टी वहाँ पे तहरीक इंसाफ है, लेकिन पॉकेट्स के अंदर वहाँ मुस्लिम लीग नून का भी है, जमात इस्लामी का भी है, JUI का भी है, एक तहसील है जहाँ पे कुछ पीपल्स पार्टी का भी है, लेकिन ओवरऑल क्लियरली सबसे ज़्यादा वहाँ मकबूल जमात तहरीक इंसाफ है। हज़ारा रीजन जो है वो मुकाबला तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का होगा। वहाँ पर भी मानसेरा है, एक दो और अजला हैं जहाँ पे JUI का भी कुछ वोट बैंक है। तो ये मेन प्लेयर्स होंगे, अच्छा मुकाबला होगा। और ये मुकामी लेवल का जो इलेक्शन है उसकी डायनामिक्स जो है वो ज़रा मुख्तलिफ होती हैं जनरल इलेक्शन से। जनरल इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का वोटर निकलता है इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, बल्दियाती में भी निकलना चाहिए। इमरान खान ने तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। पंजाब में एक मूड सेट होगा, बल्दियाती इंतखाबात जब होंगे, लोकल इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह यहाँ पे भी वोटर आपको निकलते हुए नजर आएंगे। पहली फेज के अंदर जैसे हमने कहा कि शायद उतनी जो तवज्जो से जिस तरीके से ये इलेक्शन लड़ना चाहता है नहीं लड़ना चाहिए। आप अगर तज्जिया भी करके देखें तो आपको बुनियादी तौर पे ये नज़र आएगा कि ये नहीं कि दूसरी पार्टीज़ को ज़्यादा पॉपुलर हो गई, बट तहरीक इंसाफ के वोटर का एक हिस्सा जो है वो घर बैठा और उसने जाकर वोट नहीं डाला, उसने किसी और पार्टी को वोट नहीं डाला, लेकिन वहाँ पे जो लोकल कैंडिडेट खड़े हुए जो सामने उसके पास चॉइसेस थी वो उसके लिए निकल के नहीं आया उसको वोट डालने के लिए। इसीलिए उसके बावजूद मैं दोबारा याद दिला दूँ, ANP, PPP और मुस्लिम लीग नून से मिला के 2 गुना से ज़्यादा तहसीलें जीती है, लेकिन हमारे ख्याल में इससे भी बेहतर रिजल्ट हो सकता है। आखिरी सवाल है उमर साहब, बकौल आप लोगों के 4 नून लीग के जो लोग हैं बगावत करने के लिए तैयार हैं नून लीग के साथ, नवाज शरीफ के साथ, बकौल नून लीग के 4 आप लोगों के वजीर हैं जो बगावत करने के लिए तैयार हैं इमरान खान के साथ और आप ख्वाहिशमंद है नई क़यादत के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। कितनी हकीकत, कितने अफसाने इन बातों में? देखिए मुझे 4 लीडर्स का नहीं पता मुस्लिम लीग नून के अंदर, बट एक बुनियादी वहाँ पर कशमकश और रस्साकशी चल रही है मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ और उनकी जो ख़ानदान है उसके अंदर,
वो तो बहुत ऑब्वियसली प्ले आउट हो रहा है, वो सबके सामने प्ले आउट हो रहा है, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। और ये मुस्लिम लीग नून के आप लीडर से बात करें तो वो उस बात को खुल्लम खुल्ला मानते भी हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो प्याली में तूफान में बड़ा सुन रहा है, और वो अखबार के कॉलमों से बाहर नहीं निकल रही वो बात। बिल्कुल कोई अगर सियासी तौर पे कोई बिल्कुल नासमझ इंसान होगा तो वही इस किस्म की कोई कोशिश करने की कोशिश करेगा। इस वक्त कुछ भी नहीं है। परवेज़ खट्टक का इतना तूफान खड़ा किया गया, उस मीटिंग में जाने से पहले परवेज़ खट्टक और मैं साथ वज़ीर आज़म के कमरे से साथ निकल के गए पीएम के साथ मीटिंग करते हुए, उसके बाद हम साथ बैठे हुए थे, शाम को फिर हम खाने पे साथ थे। बिल्कुल कोई जो बेबुनियाद बात उसको उठा के इतना बड़ा फसाना बना लेकिन दिया आपके गया। अपने वजीर फैसल वाडा सेनेटर वाडा साहब कहते हैं कि मुनाफिकीन हैं तहरीक इंसाफ की सफ़ों में, तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं मुनाफिकीन। नहीं, तहरीक इंसाफ में आई एम श्योर सारी इंसानियत में मुनाफिक होते हैं, तो तहरीक इंसाफ में भी कोई ना कोई मुनाफिक ज़रूर होंगे। लेकिन वो मुनाफिक ये तो हो सकता है कि वो इस वक्त वक्ती तौर पे अपने फ़ायदे के लिए तहरीक इंसाफ में आया हुआ है, कल उसको लगेगा कहीं कहीं और बेहतर उसके चांसेस है तो वहाँ पे चला जाए। इस किस्म की मुनाफिकत तो मैं इसको खारिजुल इम्कान नहीं कर सकता, ऐसा ज़रूर होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई नज़र नहीं आता कि कोई इमरान खान की लीडरशिप को कोई चैलेंज करने वाला या क्वेश्चन करने वाला आदमी मेरी नज़र से तो कोई नहीं निकला। अगर कोई गुजरा है, अगर आपकी नज़र से कोई गुजरा है तो मुझे ज़रूर बता दें। ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन NCOC वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी उमर साहब मेरे साथ थे।